नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। अ, 2 स्टेट के इलेक्शंस इस वक़्त सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। एक तो है वेस्ट बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक किरण जगी थी, उम्मीद की किरण जगी थी, होप्स हमारे हाई हो गए थे जब अन्नामलई पिक्चर में आए। आईपीएस जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, डीएमके फाइल्स निकाली और इस तरीके की बहुत सारा उनके आसपास में एक चार्ज्ड अप एनवायरनमेंट बनाया गया एंड ही हैज़ अ वेरी स्ट्रांग फॉलोइंग। बट आज उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है जिसको बहुत अलग-अलग नज़रों से अलग-अलग एनालिस्ट देख रहे हैं कि क्या बीजेपी वहाँ पे इलेक्शन जीत पाएगी या एआईएडीएमके हैज़ अ अपर हैंड? क्या अन्नामलई वाज़ रिस्पांसिबल फॉर द फॉल आउट बिटवीन एआईएडीएमके एंड बीजेपी? लास्ट इलेक्शन में क्या उनकी वजह से इलेक्शंस हारे थे? बहुत सारी कवायदें शुरू हो चुकी हैं, बट लेट्स डिस्कस कि अन्नामलई ने अपने लेटर में क्या लिखा है जिसको लेकर उनकी बगावत माना जा रहा है। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक अन्नामलई वो क्या कहते हैं करिश्माई चेहरा निकल करके आए जो बीजेपी को पूरे तमिलनाडु में काइंड ऑफ एक जो पार्टी ऐसी थी कि जिसको अछूत अगर मैं शब्द बोलूं तो कुछ स्टेट ऐसे केरल हो गया या तमिलनाडु उसमें था जहां पे थी अन्नामलई ने उसको काइंड ऑफ एक बना दिया कि उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन जैसा कि एक चेहरा अन्नामलई मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब अन्नामलई, उस टाइप से। और 2024 का इलेक्शन ऐसा माना जा रहा था कि ये वो इलेक्शन होगा जिसमें बीजेपी ऐसे सीट्स वहां पे जीत के इतने संख्या में आ सकती है जो आज तक कभी नहीं हुआ, बट वो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वोट शेयर बढ़े। अभी जब ये पूरा इलेक्शन होने वाला है, जब 2026 उसमें पूरा फोकस है डीएमके कांग्रेस अलायंस को बाहर फेंकना है, वहां पर दो घटनाएं होती है गायत्री जी। एक सबसे पहले कि अन्नामलई को कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाता है और एक एआईडीएमके के जो पहले मेंबर हैं अभी बीजेपी हैं उनको बनाया जाता है। वहां पे सबसे पहले कहीं ना कहीं जो अन्नामलई के जो समर्थक थे उनके बीच में एक कहीं ना कहीं थोड़ा दुख उनको हुआ। और दूसरा चीज, जब अभी सीट शेयरिंग हुआ 234 सीट के विधानसभा में 169 पे लड़ रही है एआईडीएमके और 27 सीट मात्र दिया गया बीजेपी को। अन्नामलई इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा वो खफा है और उन्होंने सीधा सीधा पत्र लिख दिया है सेंट्रल कमांड को, दो चीज बताते हुए कि हमें वो सीट्स नहीं मिली जिसपे हम जीत सकते थे। दूसरा ये भी कहीं ना कहीं था कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो थोड़े और ज्यादा हो सकते थे। और तीसरा चीज कि गिवन उनको इन सारे चीजों से प्रॉब्लम है, उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां पर। तो ये एक यहाँ पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है इसके लिए कि यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है पूरे अलायंस में कि अन्नामलई अब इनकी बातें सिर्फ अन्नामलई तक सीमित नहीं रह के उनके समर्थकों के बीच में भी जा चुका है। और इसको अगर आप पूरे इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो अन्नामलई का दूसरा प्रॉब्लम यह है इसमें कि पीएमके एएमएम के जो छोटी छोटी पार्टीज हैं वो पार्टीज भी एक्चुअली उनका जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कंपेरेबल है बीजेपी से। अगर 27 इनका है, 11 दूसरे पार्टी का, 18 तीसरे का है, और यहाँ पे एक नेशनल पार्टी थी जिसपे अन्नामलई पिछले 2 साल से काफी काम किए थे, तो कहीं ना कहीं वो एंगर आप बोले या वो डिससेटिस्फैक्शन बोले वो निकल करके बाहर आ रहा है। अब अगर सेंट्रल कमांड के हिसाब से देखें इसको कि बीजेपी की सेंट्रल कमांड इसको कैसे देख रही है, बीजेपी के सेंट्रल कमांड का पर्सपेक्टिव है कि पहले जो वहां का मेन प्रॉब्लम है कि भाई बीजेपी पहले पावर शेयरिंग में तो आए, पावर शेयरिंग में आएगा उसके बाद ये कुछ अपने एजेंडा को पुश कर सकते हैं। अगर वही नहीं हो रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, देन फिर वो जीत ही नहीं पा रहे हैं, अगर सीट्स ही कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, देन फिर हम ज्यादा सीट्स लड़के भी क्या होगा। और इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है 2024 का इलेक्शन। बीजेपी ने वोट शेयर गेन किया बट कोई भी सीट वहां पे कन्वर्ट नहीं हो पाई एंड अल्टीमेटली वो काइंड ऑफ एक वन साइडेड विक्ट्री बन के डीएमके और कांग्रेस के लिए वो 2024 का इलेक्शन रहा। अब इसमें दूसरा एक देखिए फैक्ट कि जब भी कोई भी आप ऐसा जो करिश्मेटिक फिगर लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अन्नामलई, राइट, या बीजेपी भी नेशनल लेवल पे वो एग्जांपल्स देख चुकी है, उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम गायत्री जी ये है कि इसमें हमेशा आपको लोग बाइनरी वे में दो पार्ट में दिखेंगे, आइदर उसके बहुत बड़े समर्थक होंगे, फैन होंगे, या फिर उसके विरोध में होंगे। वो पार्टी के अंदर हो सकता है, अलायंस पार्टनर के अंदर हो सकता है, कहीं भी। बीजेपी अभी वहां पर ये देखना चाह रही है कि यहाँ पर मुझे एआईडीएमके को अगर साथ में लाने से जो ऐसे कहीं पे वोट कन्वर्जन, क्योंकि 2-3-4% भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है जब वो सीट कन्वर्जन में जाता है, कि अगर वहां पर कहीं बीजेपी का वोट एआईडीएमके को ट्रांसफर होकर के एआईडीएमके पावर में आती है, या फिर किसी सीट पे एआईडीएमके का वोट बीजेपी को ट्रांसफर होकर के बीजेपी पावर में आती है, सीट जीतती है और अल्टीमेटली ये पावर में आते हैं,
फिर जो वहाँ का कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, और वो सबको पता है कि कैसे किस तरीके से कभी वहाँ पे सनातन के ऊपर कमेंट होना, कभी वहाँ पे जो नेशनल पॉलिसीज है उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोकना, कभी उसके विरोध में चीजों को वहाँ पे क्रिएट करना, लैंग्वेज को लेकर के, उस सारे बैरियर को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अब लेकिन जो यहाँ पे लोकल जो पॉलिटिक्स होता है किसी भी स्टेट का और सेंट्रल पॉलिटिक्स से मिसअलाइनमेंट हमेशा आपको दिखेगा। जो यहाँ भी दिख रहा है कि अण्णामलई वहाँ पे लेटर लिख चुके हैं, वो अपने इश्यूज को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा, आई मीन हाई कमान तक पहुंचा चुके हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा कि मैं ये तमिलनाडु का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और एक सीट जिसका कि उसमें बार बार नाम आ रहा है गायत्री जी, जिसे कहा जा रहा था कि वहां पर वो जो एरिया होगा बीजेपी के लिए जितना इजी होगा, उसमें किनाथू करावू करके एक सीट है, जिसको पर्टिकुलरली बीजेपी चाह रही थी कि वो बीजेपी के पास आए, और वो इजियर सीट्स में से माना जा रहा था। मे बी सर अण्णामलई वहां से चुनाव भी लड़ सकते थे, वो नहीं दिया गया। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है गायत्री जी, जब से ये गठबंधन हुआ और उसमें पार्टी में प्रेसिडेंट का चेंज हुआ, तब से बीजेपी नॉट जस्ट अण्णामलई, पूरे ग्रुप में एक कहीं ना कहीं बेचैनी था कि सीट शेयरिंग में क्या होगा, सीट शेयरिंग में हमें कितना सीट मिलेगी कि मिलेगा, कौन सी सीटें बीजेपी को जाएगी, कौन सी सीटें एआईडीएमके को जाएगी, इसको लेकर के हमेशा कहीं ना कहीं बेचैनी पूरे बीजेपी स्टेट यूनिट में थी। उसके बाद वो बेचैनी जो है वो अब कहीं न कहीं निकल करके दिख रहा है। और दूसरा चीज उसमें एक और है कि ये सिर्फ अण्णामलई तक नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किनाथू करावू का जो सीट है उस पर विरोध प्रदर्शन भी किया है सीट शेयरिंग को लेकर के। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एआईडीएमके को जाकर के देखें तो पलनीस्वामी ने कहा कि बहुत आसानी से बहुत बात एक दूसरे से करके हमने सीट शेयरिंग फाइनल की है। बीजेपी में दूसरा जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम काइंड ऑफ वो जो अनकंफर्ट डिस्कंफर्ट है वो ये है कि अभी जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो खुद पहले एआईडीएमके में रह चुके हैं। तो वहां पर यह है कि सिंस इसलिए उस चीज में जो एआईडीएमके की जो बातें थी वो इजीली पुश यहाँ पे हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, एंड दिस इज ऐसा नहीं लग रहा है तमिलनाडु बीजेपी समथिंग लाइक दिल्ली एंड बिहार ऑफ 2015। दिल्ली इलेक्शन, अगर मैं हमेशा कहती रही हूँ दिल्ली बीजेपी इज फुल ऑफ इन फाइटिंग, इसीलिए शायद रेखा गुप्ता को बनाया गया बिकॉज शी वाज अ न्यू कमर, लेडी फेस थी टू काउंटर केजरीवाल, एंड उनके ऊपर एक कंसेंसस था, शी डिड नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द मेजर मतलब द फाइटिंग ग्रुप्स इन द दिल्ली बीजेपी। कुछ उसी तरीके की सिचुएशन हम तमिलनाडु में भी देख रहे हैं, इसीलिए अन्नामलई ने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने से मना कर दिया था इस बार। अगर अंदर की बातें करूं, इंटरनल फाइटिंग और इंटरनल सैबोटेज इतना ज्यादा है कि आई मीन अ पर्सन लाइक मी वी स्टॉप कवरिंग तमिलनाडु बिकॉज हमें पता चल रहा था कि अन्नामलई के अगेंस्ट में कौन है, अन्नामलई के फेवर में कौन है, किस ग्रुप के अगेंस्ट में कौन है, किस ग्रुप के अगेंस्ट फेवर में कौन है। एआईएडीएमके इज मैंडेटरी, क्या आप एआईएडीएमके के सेकंड हैंड ही बन के चलोगे या हमेशा सेकंड पार्टी बन के चलोगे? अन्नामलई वाज फाइटिंग दिस पॉइंट from the beginning because he wanted to grow BJP, to be the first party in the state, not a second party to AIADMK और DMK। पर द इंटरनल फाइटिंग, इंटरनल साबोटाज इतना ज्यादा रहा है तमिलनाडु बीजेपी के अंदर कि आई थिंक वो उसको समेट नहीं पा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उनको सेंटर में लाया जाएगा सो दैट ही कैन बी ट्रेन, बट अभी जो उन्होंने ये लेटर लिखा है उसको माना जा रहा है कि उन्होंने मोदी और शाह के अगेंस्ट बगावत कर दी है, इस तरीके से मीडिया प्रेजेंट कर रही है। जी देखिए इसमें वो काइंड ऑफ एक एक्सट्रीम एंड है कि अन्नामलई ने मोदी और शाह के अगेंस्ट बगावत किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि उनको वो चीज मनीष, इतना ही नहीं कहा जा रहा है, इतना ही नहीं कहा जा रहा है। पीपल आर ऑल्सो सेइंग, सम टॉप एलीट जर्नलिस्ट जो लोग जिनके सोर्सेस हुआ करते थे बट हु आर मैच्योर्ड इन दैट एरिना, और अभी आज भी वो काफी होल्ड रखते हैं, ग्रिप रखते हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि अन्नामलई इज प्लानिंग टू लॉन्च हिज ओन पार्टी। यहां तक की बातें सुनने में आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिनके सोर्सेस हैं वो तो बहुत सारी खबर आपको ऐसे ऐसे जगह से लेकर के आ सकते हैं, लेकिन अगर इस चीज को दो एंगल से देखना जरूरी है, कभी भी वन साइडेड नहीं देखना चाहिए। दो एंगल ये है, पहला कि अगर आप सिर्फ ये एक ऐसा रहता है गायत्री जी कि अन्नामलई का ही सिर्फ कंप्लेन होता, तो वो चीज आप ऐसा रेस कर सकते हैं कि होता है हर किसी का, जो भी पॉलिटिक्स में है, राजनीति में, उसका महत्वाकांक्षा हर किसी का होता है। पर्टिकुलरली जहां पे आपका ब्रेक थ्रू पहली बार हो, जैसे अगर आप देखेंगे बिहार में, एग्जांपल मैं देता हूं क्योंकि उसको मैं काफी क्लोजली देखा हूं, जहां पे जिस पार्टी के भी ब्रेक थ्रू वहां पहली बार मिलना होता है, वहां पे ज्यादा लोग और आ जाते हैं कि अरे मुझे पावर शेयरिंग चाहिए। दिल्ली में इसीलिए बीजेपी ने एक न्यूट्रल फेस काइंड ऑफ एक न्यू कमर को ऐसा उन्होंने चेहरा बनाया, सो दैट
उस चीज को लेकर के पावर स्ट्रगल ही खत्म हो जाए जो पहले से वहां बैठे हुए थे। यहाँ पर अन्नामलाई का जो काइंड ऑफ उसको कंप्लेन बोले या जो डिससेटिस्फैक्शन बोले, वो दो चीज से था। वो अगेन महत्वाकांक्षा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उन्होंने पिछले 2 साल से ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज कि ही इज, मतलब बीजेपी इज अन्नामलाई, अन्नामलाई इज बीजेपी, काइंड ऑफ वहां पर वैसा हो चुका था अगर आप तमिलनाडु की सिचुएशन को देखें। और जब ये इलेक्शन होने वाला था उसमें ये था बीजेपी के साइड से एक अंदर का अंडरस्टैंडिंग कि सिंस हम ग्रो किए हैं ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर हुआ, जो भी 11% के आसपास लोकसभा चुनाव में वोट गया था, जो मुझे थोड़ा ज्यादा सीट मिलना चाहिए। अब उस वोट शेयर और अभी का अगर आप सीट देखें तो वैसा ही बीजेपी को 11% के आसपास सीट मिली है। अगर आप पूरे सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखें 234 का 11%, 27 के आसपास वो आता है नंबर। तो बीजेपी को वोट शेयर के हिसाब से ही सीट मिली है। लेकिन यहाँ पे दो है कि मेन बीजेपी नंबर ऑफ सीट से भी ज्यादा ऐसी सीट्स जो बीजेपी के लिए इजी टू विन है, उस सीट को बीजेपी को नहीं दिया गया है, उसको लेकर के भी एक डिससेटिस्फैक्शन है। क्योंकि कोई भी कहीं पे भी अगर आप देखें, जब भी अलायंस होता है, एक पार्टी डोमिनेंट होती है, जैसे एआईडीएमके वहां पे डोमिनेंट है, तो अपने जो साथ में जो पार्टी होती है उसको आप ऐसे सीट्स देने का कोशिश करते हैं जो कम सीट पे लड़े, कि इसके लिए इजियर टू विन हो, सो दैट आपका ओवरऑल कन्वर्जन रेट हाई रहे एज अ अलायंस। तो यहाँ पे एक डिससेटिस्फैक्शन वहां से भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये सीट्स हमें क्यों नहीं दिया गया। और बीजेपी के लिए तमिलनाडु देखिए, उसका इंपॉर्टेंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा और चेहरा नहीं है तमिलनाडु से दिखाने के लिए, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहां पे अभी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तमिलनाडु की हैं, एंड जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो भी तमिलनाडु से हैं, वो पहले रह चुके हैं, बीजेपी से इलेक्टेड एमपी भी रह चुके हैं। तो बीजेपी ने हमेशा एक चीज ऊपर से दिखाने का जरूर कोशिश किया है कि अगर मेरे पास जहां भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, हम तमिलनाडु का रिप्रेजेंटेशन पार्टी के थ्रू सरकार में दे रहे हैं, और नीचे के स्तर पे भी उस चीज का अपील हो। और बीजेपी का जो स्टेट यूनिट था उसका कोशिश ये था कि एटलीस्ट अगर हम 27 ही 30 से 35 सीट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर हम 35 सीट्स पे लड़ रहे हैं तो एटलीस्ट 35 में से 60% सीट्स ऐसा हो जहां पे हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन रिलेटिवली काफी हाई है। लेकिन अभी जो सीट शेयरिंग निकल करके आया है उसमें से अधिकतर सीट्स बीजेपी को नहीं मिली, वो एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन लोकल यूनिट्स में। और समहाउ अगर आप देखें तो उस चीज को अन्नामलाई जो है वो ऊपर तक ले जा रहे हैं, वो एक साइड है। दूसरा साइड इसका गायत्री जी ये है कि बीजेपी जब ये डिसीजन लेकर के आई थी, जो मैंने पहले ही बताया कि एआईडीएमके से जो आए हुए नेता हैं उनको पार्टी में प्रेसिडेंट बनाना, ये सबको पता था कि जो पार्टी में लंबे समय से रहे उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क होगा, जो पार्टी में अभी आकर के चेहरा बने, फॉर एग्जांपल अन्नामलाई ऐसा नहीं है को कैडर से निकल करके आए हैं, वो एक आईपीएस ऑफिसर थे, वहां से वो पार्टी में आए, उनका एक वो फैन फॉलोइंग था, एक वो जो है वो रैम्बो इमेज जो बोलते हैं कि दिमाग में आप सोचेंगे तो आपको एक तेज तरार आईपीएस, वैसा था। अब वहां पर कुछ लोग जब उनके पीछे रैली करना चालू की, तब वहां पे जब पार्टी का संदेश ये था कि देखो हम इस अलायंस को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, हाई कमान का मैं बोल रहा हूँ, कि तभी आप दूसरे पार्टी से लाए हुए, क्योंकि सो दैट वो जो सामंजस्य है वो वहां पे अच्छे से वो बैठा हुआ रहे, इसीलिए सो दैट कि कोई इनफाइटिंग को अवॉइड किया जा सके। तो ये पार्टी हाईकमान उस एंगल से इसको देख रही है। अब कहीं ना कहीं इलेक्शन नजदीक है, 23 अप्रैल को इफ आई एम नॉट रॉन्ग इलेक्शन है, इस चीज को सॉर्ट आउट करना होगा। वहां पे जो भी डिससेटिस्फैक्शन है आपने उसको रखा, पार्टी में एक प्रोसेस होगा, आपने रखा है, अनलाइक जो हमारी एक दूसरी पार्टी है जिसमें एक ही परिवार से तय नहीं होकर के एक प्रोसेस है आपने वहां पे दिया है, वो सुनेंगे, और सुनने के बाद उसके ऊपर जरूर एक्शन इन द सेंस में, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, कोई मैं पेनल्टी हो या ऐसा कुछ नहीं, वो एक्शन जो भी होगा यही होना चाहिए अल्टीमेटली, कि इलेक्शन पहले लड़ना, वहां पे पावर में आना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या आपके इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशन सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली 234 सीट्स में आप मैक्सिमाइज कैसे कर पा रहे हैं एज एन अलायंस, वो वहां पे देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिखे कि बीजेपी के कोई कैंडिडेट एआईएडीएमके के सिंबल पे रहे, एंड वैसे वर्सा। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट इज स्ट्रॉन्ग, दूसरे को चला गया तो उस कैंडिडेट का आप सिंबल चेंज कर देते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है। एंड तीसरा आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज कही कि एक न्यूज कहीं ना कहीं ये जरूर फैल रहा है कि अन्नामलाई अपना अलग एक आउटफिट वहां पे लॉन्च कर सकते हैं, एंड तमिलनाडु में एक अलग आउटफिट ऑलरेडी जो है टीवी के का वो चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस इलेक्शन में किस तरीके से होगा, दैट इज अनदर थिंग टू डिस्कस। ये न्यूज में चल रहा है, अभी तक इसके सॉलिड एविडेंसेस नहीं है, क्योंकि एक वायरल चीज है कि अन्नामलाई एक नया पार्टी बनाएंगे बीजेपी से अलग निकल करके,
तो जरूर टू सेल ऑन द मीडिया, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। अभी उसमें तथ्य कितना है, कितने उसमें वो तो आने वाला समय बताएगा, बट मुझे लग रहा है मे भी हो सकता है उनको सेंट्रल में लाया जा सकता है, उनको अलग बड़े रोल के लिए रेडी किया जा सकता है। बड़े रोल मतलब कि हो सकता है सेंटर में कुछ रोल मिले, पार्टी के नेशनल पॉलिटिक्स में वो रोल हो, बट अभी के लिए तो आई डोंट थिंक बीजेपी इस पे किसी भी तरीके से इसको एक इंटरनल फाइट जैसा कन्वर्ट होने देगी। मोस्टली विथ एआईडीएम के जो अलायंस पार्टनर हैं डिस्कस करके सिचुएशन, सीट्स के बंटवारे, कैंडिडेट कौन से कहाँ पे जाएंगे, किस लेवल के अंदर वो लड़ेंगे, उस पे काम होना चाहिए। काफी सारी थ्योरीज फैल रही हैं, बट लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच, इट्स टू प्रीमेच्योर टू से। बट ये जो लेटर है इससे डेफिनेटली एवरीथिंग इज नॉट वेल इन द तमिलनाडु बीजेपी, ये डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो गया। और बीजेपी ने जो इतनी कम सीटें ली हैं इन दिस एंटायर सेटअप, वो रिफ्लेक्ट करता है कि बीजेपी डिस्पाइट द फैक्ट कि मोदी जी वहां रैलीज करते रहे, मोदी जी बार बार तमिलनाडु जाते रहे, शाह जाते रहे, अन्नामलाई ने पद यात्रा की है, दे हैव पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू द स्टेट, बट रिजल्ट्स अभी उसके प्रोपोर्शन में नहीं है। दे आर स्टिल struggling to get foot in the Tamil Nadu politics. Thank you so much Manish for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारी डेडिकेशन, कमिटमेंट पसंद आती है, तो प्लीज आगे आएं, ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज डोनेट और सपोर्ट जरूर करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।